हेलो हाय नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स के IIT जेईई और नीट चैनल पे। जी हां, आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे पहली डीपीपी वर्क पावर एनर्जी की, जहां पे चर्चा होगी वर्क बाय कांस्टेंट फोर्स के क्वेश्चंस पे बेस्ड। तो वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स की हम बात करेंगे। तो यहां पे आपको पता है एक फॉर्मूला लगता था, है ना, एफएस cos थीटा वाला, उसी पे बेस्ड आज सवाल होने वाले। तो तैयार हो तुम लोग? सॉल्व करके आयो डीपीपी? नहीं करी भाई, डीपीपी सॉल्व किया करो, ये बहुत जरूरी है हमारे लिए। अगर आप डीपीपी को सॉल्व नहीं कर रहे हो तो गलती आपकी है बेटा, यहां पे मक्कारी मत करना। मैंने आपसे कहा कि जो मैं कहता हूं वो आपके लिए अनिवार्य है, ठीक है। मेरे तजुर्बे के हिसाब से जैसे मैंने बच्चों को पहले पढ़ाया है, उनके सिलेक्शन करवाए हैं, तो भाई साहब मैं जो कह रहा हूं इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए भी, है ना। तो उसी इंपॉर्टेंट बातों में ये भी है कि आपको डीपीपी जरूर सॉल्व करनी है बेटा। डीपीपी नहीं हो रही है तो फिर समस्या आती है, उसमें क्वेश्चंस में कोई समस्या आती है तो क्यों चिंता कर रहे हो, मैं हूं ना भाई, सॉल्यूशन बना रहा हूं ना इसका। तो ऐसे ही हर डीपीपी का वीडियो सॉल्यूशन मैं बनाता हूं, जिससे कि आपको कभी डीपीपी में कोई समस्या ना आए। बाकी यार, अगर मैं फिर से बोलूंगा, किसी भी पार्ट में आप मक्कारी कर रहे हो तो मत कीजिए, नोट्स प्रॉपर्ली बनाइए, डीपीपी को सॉल्व कीजिए। कोई समस्या आएगी तो वीडियो सॉल्यूशन बना रहा हूं मैं, ये आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करो यार, जितने क्वेश्चंस करोगे उतना फायदा मिलेगा आप लोगों को। और फिर फाइनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये सारी चीजें आपको तो करनी ही करनी है, भले कुछ भी हो जाए। मतलब कुछ भी, मतलब प्रिपरेशन, कोई भी चैप्टर अगर उठाया तो उस चैप्टर के लिए ये पैटर्न फॉलो तो करना ही पड़ेगा, तो ही बात बनेगी बेटा, ठीक है। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखो कि अगर आप इस पैटर्न के हिसाब से अपने काम को नहीं लेके जा रहे हो, अपनी प्रिपरेशन को आगे नहीं लेके जा रहे हो, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। इसलिए हर सेशन में मैं यही बोलता हूं, नोट्स बनाओ, डीपीपी सॉल्व करो, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करो। ये बहुत जरूरी है आपके लिए, ठीक है। चलिए भाई सब, तो पेन और पेपर लेकर तैयार हो जाओ। आ रहा है पहला सवाल। सवाल कहता है एक बॉडी मूव करती है डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर अलोंग द स्ट्रेट लाइन अंडर द एक्शन ऑफ अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन। इफ द वर्क डन इज 25 जूल, द एंगल विच द फोर्स मेक विद द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी। भाई बड़े सिंपल सी बात बोली गई है, एक बॉडी मूव कर रहा है डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर, तो भैया डिस्टेंस कितना चले, 10 मीटर का, अंडर द एक्शन ऑफ अ फोर्स 5 न्यूटन का, वर्क डन हुआ 25 जूल का, तो कितने एंगल पे फोर्स लगाया होगा। क्या पूछ लिया सर ये, इतने हलवे सवाल? अरे पहला है इसलिए हलवा है, अभी आगे देखो पिक्चर बाकी है। तो वर्क डन होता है बेटा एफएस cos थीटा, 25 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 10 cos थीटा, 25 is equals to 50 cos theta. Cos theta will be 1/2, और ये तभी होता है बेटा कब, जब थीटा 60 डिग्री हो। ये तभी होता है जब थीटा 60 डिग्री का होगा। तो यहां पे ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट बेटा, समझ रहे हो बात को, है ना। क्लियर रहेगी सभी को बातें, सभी को क्लियर रहेगी। बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल बोलता है एक बॉडी जिसका मास m है इज लिफ्टेड बाय अ मैन टू अ हाइट ऑफ 1 मीटर इन 30 सेकेंड्स। एक आदमी बेटा एक बॉडी को उठा रहा है जिसका मास m है, और उस बॉडी को उठाने के लिए उसको कितना टाइम लगा सर, 1 मीटर उठाया उसने 30 सेकेंड्स में। एक और आदमी सेम बॉडी को उठाता है टू द सेम हाइट, लेकिन वो कितना टाइम ले रहा है, 60 सेकेंड्स। द वर्क डन बाय देम आर इन द रेशियो ऑफ। तो दोनों का जो वर्क डन का रेशियो होगा वो आपको बताना है बेटा। कैसे बताओगे इसको, क्या करें इसके लिए हम लोग? सर मुझे क्या लगता है, मैं जो सोच रहा हूं कि एक बॉडी यहां पे है, इसका मास है m। मान लीजिए यहां पे पर्सन फर्स्ट था जिसने की बॉडी को उठाया, इसने बोला कि बॉडी को 1 मीटर तक उठाने में इसने जो टाइम लगाया वो 30 सेकेंड्स का लगाया, ठीक है सर। बॉडी का मास m, सेम बॉडी को सेम हाइट तक ले जाने के लिए दूसरे ने जो टाइम लगाया वो लगाया 60 सेकेंड्स का। क्या बेटा 60 ही है? क्या इसका भी मास m था? बिल्कुल सर। और ये पर्सन 2 था, पहले पर्सन ने सेम हाइट लेके गया इन 30 सेकेंड्स और सेकंड पर्सन सेम हाइट लेके गया इन 60 सेकेंड्स। दोनों के वर्क डन में रेशियो चाहिए। क्या बेटा वर्क डन टाइम पे डिपेंड करता है क्या? नहीं सर। वर्क डन को किस बात से फर्क पड़ता है भाई, इसको ऊपर उठाने के लिए आपको कोई फोर्स लगाना पड़ेगा, इसको भी ऊपर उठाने के लिए कोई फोर्स लगाना पड़ेगा। कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? mg के जितना, तभी आप इसको उठा सकते हो। कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? mg के जितना, तभी आप इसको उठा सकते हो। किसी भी बॉडी को उठाने के लिए कम से कम एटलीस्ट उसके वेट के जितना फोर्स तो लगा दो, तभी तो उठा पाओगे उसको आप ऊपर।
है ना। तो बेटा हमने क्या बोला कि यहाँ पे जो फोर्स लगा रहे हैं वो mg के बराबर करके लगा दें तो ये बॉडी को ऊपर उठाया जा सकता है अगेंस्ट द ग्रेविटी की बात अगर हम कहें तो यहाँ पे, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे 1 मीटर इसको लेके जा रहे हो, 1 मीटर इसको लेके जा रहे हो, तो पहले पर्सन की वजह से जो वर्क डन होगा इसको मैं W1 कह देता हूं, गिवन बाय mg इंटू एस कॉस ऑफ 0 डिग्री। बेटा फोर्स था mg वाला, अरे फोर्स है ना, इसको ऐसे लिख लो fs cos 0 डिग्री, fs cos 0 डिग्री। बेटा फोर्स की जगह mg, डिस्प्लेसमेंट कितना करना है 1 मीटर का और cos 0 1 होता है, तो W1 कितना आ रहा है बेटा mg आ रहा है। चलिए भाई सेकंड पर्सन की वजह से जो वर्क डन होगा इट इज गिवन बाय, इसका भी fs cos 0 डिग्री हो जाएगा सर, इसमें भी फोर्स कितना लगेगा mg का फोर्स लगेगा। सोचो ना जरा, इस सेकंड पर्सन ने कितना फोर्स लगाया mg का। किसी भी बॉडी को उठाने के लिए कम से कम उसके वेट के जितना फोर्स तो लगा दीजिए, तो भाई बॉडी को उठाने के लिए इसके वेट के जितना फोर्स लगाया, बॉडी को उठाने के लिए इसके वेट के जितना फोर्स लगाया, और यहां पे mg हो गया, उसको वहां पुट किया, डिस्प्लेसमेंट इसका भी 1 मीटर हो रहा है, तो यहां पे इसको भी 1 मीटर कर दिया। क्या दोनों का वर्क डन सेम आ रहा है? तो फ्रॉम हियर आई कैन से दैट द रेशियो ऑफ द वर्क डन इज गिवन बाय W1 by W2 इज गिवन बाय 1:1। बेटा क्या ये बात सही रहेगी? द रेशियो ऑफ द वर्क डन इज गिवन बाय 1:1, तो ये मुझे मिलता है बी ऑप्शन में। सो आई मस्ट से दैट बी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट हियर। सही बात है, पक्का? छाप लो यार, फिर छाप लो जल्दी से। दोनों आदमियों ने सेम वर्क किया है बॉडी को उठाने के लिए, सेम फोर्स लगाना पड़ेगा उसको उठाने के लिए, सेम डिस्प्लेसमेंट तक लेके जा रहे हो, बस हाँ इसने कम समय लगाया, इसने ज्यादा समय लगाया। तो वर्क डन को टाइम से मतलब नहीं है, वर्क डन को तो मतलब है कितना फोर्स लगा रहे हो, कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। हाँ सही बोले सर, समझ गए बात को। तो आगे बढ़े टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके बेटा अगला सवाल बोलता है द फोर्स एक्ट्स ऑन अ 30 ग्राम पार्टिकल इन सच अ वे दैट द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन बाय x इक्वल्स टू 3t माइनस 4t स्क्वायर प्लस का t क्यूब। बेटा वैसे तो ये कांस्टेंट फोर्स का सवाल नहीं है, ये सवाल वेरिएबल फोर्स का आ गया है, बट कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूं वेरिएबल फोर्स के लिए अगर वर्क डन कैलकुलेट करना हो तो कैसे करते हैं। ये सवाल आपका वेरिएबल फोर्स का आ गया है गलती से, बट कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूं वेरिएबल फोर्स में हमें क्या करना होता है, वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए इंटीग्रल ऑफ f डॉट dx करना होता है। आपको वर्क डन निकालना है तो आप इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट dx कर दीजिए, बस हो जाएगा काम। अरे हो जाएगा। तो अगर आपको वेरिएबल फोर्स की वजह से वर्क डन निकालना है तो आप इंटीग्रल ऑफ f डॉट dx करते हो। आपको कैसे पता ये वो वेरिएबल फोर्स है? क्योंकि देखो x मुझे दे रखा है कितना 3t माइनस का 4t स्क्वायर प्लस का t क्यूब, मुझे x दे रखा था इन्होंने। अगर मैं दोनों तरफ टाइम का डिफरेंशिएशन कर दूं तो शायद मुझे वेलोसिटी मिलने वाली है गिवन बाय dx बाय dt। अगर मैं दोनों तरफ टाइम का डिफरेंशिएशन कर दूं तो मुझे वेलोसिटी मिलने वाली है which is given by dx by dt equals to बेटा 3t का डिफरेंशिएशन, t का डिफरेंशिएशन किया 1 मिल गया, माइनस 4 बेटा t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t होता है, प्लस t क्यूब का डिफरेंशिएशन 3t स्क्वायर होता है। तो ये तो v मिल गया अपने को। अगर मैं इसका भी डिफरेंशिएशन कर दूं तो मुझे मिलता है dv by dt which is एक्सेलरेशन, या मैं लिखूं तो d2x by dt स्क्वायर, एक ही बात है भाई, कुछ भी लिखो, गिवन बाय 3 अकेला कांस्टेंट डिफरेंशिएशन 0 माइनस 4 कांस्टेंट, भाई 2t का डिफरेंशिएशन 2 होता है मेरे बच्चे। अरे 2 कांस्टेंट है, t का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, प्लस से 3 इंटू टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t। तो एक्सेलरेशन कितना मिल रहा है 8 माइनस का 8 प्लस का 60। चलो भाई यहां लिख दूं मैं, यार इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करना आता है ना तुम लोगों को, अनजान तो नहीं हो ना डिफरेंशिएशन से और इंटीग्रेशन से। तो यहां से एक्सेलरेशन इज गिवन बाय बेटा कितना हो जाएगा 60 माइनस का 8, 60 माइनस का 8। बॉडी का मास पता है आपको कितना है 30 ग्राम है, तो बॉडी पे लगने वाला फोर्स इक्वल्स टू ma, तो इट इज गिवन बाय 30 ग्राम, किलोग्राम में कन्वर्ट कर लिए इसको और a की जगह पुट किया 60 माइनस का 8। क्या बात है सर, बट सर ये फोर्स जो है ये तो टाइम पे डिपेंड कर रहा है? ये जो फोर्स है ये तो टाइम पे डिपेंड कर रहा है, इसका dx के साथ इंटीग्रेशन कैसे कर सकते हैं? तो एक काम करो मेरे बच्चे, यहां से dx की वैल्यू उठाओ, यहां से dx की वैल्यू उठाओ, उसको यहां रखो,
फोर्स की वैल्यू उठाओ, यहां रखो, तो बात बन जाएगी। समझ रहे हो बात को? हमने बोला कि सर यहां पे क्या बोला हमने, यहां पे x दे रखा था, x का डिफरेंशिएशन किया तो v मिला, v का फर्दर डिफरेंशिएशन किया तो a मिला। भाई अगर फोर्स की बात करें तो फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और जब ऐसा किया तो पता चला फोर्स तो टाइम पे डिपेंड कर रहा है, फोर्स तो टाइम पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि वेरिएबल फोर्स है, और वेरिएबल फोर्स के लिए हम वर्क डन इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। लेकिन सर आप तो फोर्स का इंटीग्रेशन x के साथ कर रहे हो, यहां पे तो फोर्स टाइम पे डिपेंड करता है, कैसे करोगे इसको सॉल्व? चलो आओ जरा देखते हैं क्या बात बनती है। तो बेटा वर्क डन इज गिवन बाय इंटीग्रल ऑफ f डॉट dx। क्या वेरिएबल फोर्स के लिए यही कहानी होगी? बिल्कुल साहब। 30 ग्राम का मास था, अपॉन में 1000 किया, इंटू 60 माइनस का 8 इंटू dx। अब तुम खुद ही सोचो क्या ये इंटीग्रेशन संभव है? तुम खुद ही सोचो क्या ये इंटीग्रेशन संभव है? सर यहां t है, यहां dx है। नहीं, t का इंटीग्रेशन dx के साथ नहीं हो सकता। एक तरफ t है और एक तरफ dx है, खुद ही बताओ क्या ये चीज पॉसिबल हो पाएगी? नहीं हो पाएगी ना। फिर क्या करें साहब? तो भाई हमने बोला कोई बात नहीं, x की वैल्यू पता है आपको कितनी थी? हाँ पता है। या चलो मुझे बताओ dx बाई dt कितना आया था आपके पास में? मुझे बताइए dx बाई dt कितना आया था? सर ये रही इक्वेशन dx बाई dt की, 3 माइनस का 8t प्लस का 3t स्क्वायर, 3 माइनस 8t प्लस का 3t स्क्वायर, तो 3 माइनस का 8t प्लस का 3t स्क्वायर, क्या यही था? देख लो। अरे dx बाई dt 3 माइनस 8t प्लस का 3t स्क्वायर। हाँ सर। तो यहां से dt को अगर मैं इधर भेज दूं, बेटा ध्यान से सुनना, dt को अगर मैं यहां भेज दूं तो dx की जगह पे मैं ऐसे लिख दूं क्या? तो 3 माइनस का 8t प्लस का 3t स्क्वायर dt। क्या dx की वैल्यू मिली मुझे? हां सर। इस dx को यहां पे ले जाके रख दीजिए, ये जो dx है इसको यहां जाके रखिए तो पूरी इक्वेशन t में आ जाएगी, जिसका इंटीग्रेशन करना आसान हो जाएगा। फिर पूरी इक्वेशन t के फॉर्मेट में आ जाएगी, जिसका इंटीग्रेशन करना आसान हो जाएगा। फिर जैसे कि यहां पे वर्क डन बेटा 30 अपॉन 1000 कांस्टेंट था, मैंने बाहर निकाल दिया, इंटीग्रेशन ऑफ 6t माइनस का 8, dx की जगह पे मैं लिख रहा हूं 3 माइनस का 8t प्लस का 3t स्क्वायर dt। हाँ अब आएगा ना मजा, अब हो जाएगा सॉल्व। अच्छा इंटीग्रेशन में कहां की बात कर रहा है? ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 सेकेंड्स, ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 सेकेंड्स, तो लिमिट लगेगी 0 से लेके 4 तक, क्योंकि वो स्टार्टिंग के 4 सेकेंड्स में बात कर रहा है, तो स्टार्टिंग के 4 सेकेंड्स में लिमिट लगती है 0 से लेके 4 तक मेरे बच्चे। अब कहानी बड़ी सिंपल हो गई है, इंटीग्रेशन करना है। यहां पे आके मैं तुम्हें थोड़ा सा बाउंड करता हूं और तुम पे छोड़ता हूं बातों को, मैं पूरा सॉल्व कर देता हूं। 6 3 18t माइनस का 24, ठीक है, समझ लो ना। 6 3 18t और 8 3 24, 8 6 48, तो माइनस का 48 t का स्क्वायर और 8 8 64 माइनस का सॉरी प्लस का 64 t। सही चल रहा है बेटा? देख लो, पहले ये 6 3 18 प्लस में हो गया, 8 3 24 माइनस में हो गया, माइनस का 8 इंटू 6 माइनस का 48, क्योंकि 8 6 48 होता है, t इंटू टी स्क्वायर, माइनस का 8 इंटू माइनस का 8 64t। अब इसकी बारी आएगी तो ये 18 का t क्यूब हो जाएगा बेटा। सोचो ना, 3 6 18 t इंटू टी स्क्वायर t क्यूब, फिर ये माइनस का 24 t स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 24 t स्क्वायर हो जाएगा बेटा। कैसे? 8 3 24 लेकिन माइनस के साथ और ये t का स्क्वायर। ये कहानी खत्म करके dt कर दिया यहां पे। अच्छा कुछ कुछ चीजें आपस में कुछ कैंसिल आउट हो जाए तो देख लेना, जैसे सर 18t और 64t, 48t स्क्वायर और 24t स्क्वायर, ये कुछ हो जाए आपस में सॉल्व, तो ये हो जाएगा 3/100 इंटीग्रल ऑफ, अच्छा कितना होता है बेटा? 18t और 64t, तो 64 प्लस 18, 8 4 12 और 6 7 8, 82 बन रहा है क्या बेटा? ये देख लो, 8 4 12 होते हैं और 6 2 8 होते हैं, तो 82t, तो ये तो ठीक है। माइनस का 24
48 और यहां पे 24, 8 4 12, 4 3 7, 72 माइनस का 72 टी का स्क्वायर प्लस का 18 टी क्यूब। ठीक है, अरे देखो 48 और 24, 48 और 24, 48 और 24 ऐड किया मैंने, 8 4 12 होते हैं, 4 5 6 7 होते हैं, 72 हो गया ये। सो क्या बना ये, इन दोनों का तो बन गया सर 82 माइनस का 24, 48 और 24 ये हो गया 72 और रहा कहां 18 का 8 टी क्यूब। लिमिट लग रही थी 0 से लेके 4 तक की बेटा। अब कहानी मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, कहानी को मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं और बोलता हूं कि आप ही इसको सॉल्व कीजिए बेटा। ठीक है, आप ही इसे सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा 82 बेटा। टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2, 24 टी, 72 टी क्यूब बाई 3 और 18 टी का पावर 4 बाई 4 हो जाएगा। चलिए बेटा इसको सॉल्व कर लेना। तो सॉल्व करने से इसका जो आंसर बनता है मैं आपको बता देता हूं, मुझे तो आंसर पता है, बाकी कैलकुलेशन आपके हाथ में छोड़ रहा हूं मैं। आई थिंक ऑलमोस्ट देख लेना कुछ 5.28 जूल करके मिले। ठीक है, मुझे तो आंसर पता है खैर इसका, क्योंकि मैं इसको आगे चल के किसी और तरीके से सॉल्व करना बताऊंगा आपको। ये तो चलो इसमें आ गया, लेकिन आगे चल के जब आप इसको वर्क एनर्जी थ्योरम से सॉल्व करोगे तो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा बेटा। ये चुटकियों में आंसर आएगा इसका। वर्क एनर्जी थ्योरम करके कॉन्सेप्ट आता है, उससे अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा ये। बट वो क्या है कि अभी क्वेश्चन पहले आ गया और अभी कॉन्सेप्ट अभी हमने पढ़ा नहीं। देखो क्वेश्चन को सॉल्व करने के अलग अलग मेथड है। मैं हमेशा से ये कहता हूं कि एक क्वेश्चन को हो सकता है 2 या 3 तरीके से सॉल्व किया जा सके, तो वैसे ही इस सवाल को एक तरीका सॉल्व करने का ये आया पूरा। दूसरा तरीका होता है वर्क एनर्जी थ्योरम से। अभी देखो मैं आपको बता तो देता हूं, लेकिन बस घबरा मत जाना देख के, बड़ा सिंपल सा फंडा है बेटा। वर्क एनर्जी थ्योरम, बेटा वर्क एनर्जी थ्योरम बोलता है कि वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये कहता है वर्क एनर्जी थ्योरम बेटा। तो अगर वो x दे रहा है आपको कितना, अगर वो x दे रहा है, यहां पे लिखना मेथड नंबर 2 है ना, ये आगे चल के जब आप वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ लोगे ना तो उससे बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन। तो ये मेथड नंबर 2 होता है जिसमें वर्क एनर्जी थ्योरम से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बेटा x की वैल्यू कितनी है, 3t माइनस 4t स्क्वायर प्लस का टी क्यूब, 3t माइनस 4t स्क्वायर प्लस का 3 प्लस का टी क्यूब। ठीक है, ओके बच्चे। अब वर्क एनर्जी थ्योरम के हिसाब से वर्क डन बाय ऑल द फोर्स इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्या मुझे वर्क डन कैलकुलेट करना है? हाँ सर। तो एक काम करते ना, काइनेटिक एनर्जी का चेंज बोले तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। काइनेटिक एनर्जी बोले तो हाफ m v का स्क्वायर माइनस हाफ m u का स्क्वायर। मैं हाफ m को कॉमन निकाल दूं तो ये हो जाएगा v का स्क्वायर माइनस का u का स्क्वायर। ओहो, ऐसा मिलता है क्या काइनेटिक एनर्जी का चेंज? हाँ। अच्छा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कहां होगी? t इक्वल्स टू 4 सेकंड्स पे, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कहां होगी? t इक्वल्स टू 0 सेकंड्स पे, क्योंकि उसने बोला है फर्स्ट 4 सेकंड्स में, पहले के 4 सेकंड में बताइए कितना यहां पे वर्क डन होगा। तो फर्स्ट 4 सेकंड मतलब 0 से लेके 4 सेकंड तक की बात कर रहे हैं। तो इनिशियली कहां? 0 पे, फाइनली कहां? 4 पे। तो आओ जरा वेलोसिटी निकालते हैं dx बाई dt करके। 3 माइनस का 8t प्लस का 3t स्क्वायर, ये वेलोसिटी आ गई बेटा। अभी मैं इनिशियल वेलोसिटी की बात करूं तो इनिशियल वेलोसिटी तब मिलेगी जब मैं t की जगह 0 पुट कर दूंगा। तो t की जगह 0 पुट किया तो इनिशियल वेलोसिटी मिली 3 मीटर पर सेकंड। फाइनल वेलोसिटी मुझे तब मिलेगी जब मैं t की जगह 4 सेकंड्स पुट कर दूंगा, और t की जगह 4 सेकंड पुट करके मुझे फाइनल वेलोसिटी मिल रही है 3 माइनस 8 4 32 प्लस का 4 4 16 3 48। ठीक है सर, सॉल्व किया तो 32 में से 48 में से पहले 32 को माइनस कर दिया जाए तो 8 में से 2 गए 6 और 4 में से 3 गया 1 16, तो ये हो जाएगा 16 और प्लस 3 19। तो v का वैल्यू हो जाएगा 19 मीटर पर सेकंड। तो बेटा इनिशियल वेलोसिटी भी आ गई, फाइनल वेलोसिटी भी आ गई। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय हाफ इनटू, बेटा मास कितना था 30 ग्राम का,
किलोग्राम में कन्वर्ट किया, v का स्क्वायर कितना बनता है 19 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। बस यही आपका वर्क डन आ रहा है, क्योंकि वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल लीजिए, वही वर्क डन हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई साहब, तो 19 इंटू 19 कर लीजिए, 9 9 से 81, 9 1 से 9 और ये 17 हो जाएगा यहाँ पे 9 और एक 9 7 16 होते हैं 361। 0 से 0 मर जाएगा, 3/200 इंटू भाई 19 इंटू 19 कर लिया, सही आ रहा है ना, देख लेना 9 9 से 81, 9 1 से 9, 10 11 12 13 14 15 16 17 सही जा रहे हैं, 9 और एक ये, ठीक है, एक ही हो गया, 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है 16 भी आ गया, 361, बहुत शानदार। तो 361 माइनस का 9 करना है, तो माइनस का जब 9 किया यहाँ पे तो 9 10 11 2 आ जाएगा यहाँ पे, 5 यहाँ पे आएगा, 352 हो जाएगा ये। सो 3 मल्टीप्लाई बाय 352 डिवाइड बाय 200। ये क्या निकाल रहे हैं हम लोग, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे हैं बेटा। 2 से ही कैंसिल आउट होगा 100 टाइम्स, 2 से ही कैंसिल आउट होगा, 2 1 से 2, यहां पे आएगा 2 7 से 14, फिर यहां पे 2 6 से 18। बेटा इसको मल्टीप्लाई कीजिए 176 को 3 से, तो 6 3 जा 18 होते हैं, 7 3 जा 21, 22 होते हैं, 3 1 जा 3, 4 5 होते हैं, तो 528 अपॉन 100, 528 अपॉन 100 यानी कि 5.28 जूल आ रहा है। तो आप देख सकते हैं बेटा दोनों मेथड से आंसर आएगा, या तो आप वर्क एनर्जी थ्योरम लगा लीजिए जिसको अभी आपने पढ़ा नहीं, लेकिन मैंने आपको फिर भी फॉर्मूला बता दिया है। ये क्या निकाला आपने, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाला। सिंस वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो वर्क डन कितना आ जाएगा बेटा 5.28 जूल हो जाएगा। तो आपके पास एक और मेथड है, मैं वही बोल रहा हूं, अभी तो हमने इतना पढ़ा ही नहीं था, हमने तो बस अभी ये भी नहीं जाना था कि वेरिएबल फोर्स की कहानी होती है क्या ये, पर हमें पता चला कि वेरिएबल फोर्स के लिए वर्क डन कैलकुलेट करना है तो इंटीग्रेशन वगैरह करना पड़ता है। वेरिएबल फोर्स के लिए अगर आप वर्क डन कैलकुलेट करना चाहते हो तो इंटीग्रेट करते हो, तो हमने वही किया। सबसे पहले तो फोर्स निकाला, फिर हमने dx का वैल्यू, देखो सबसे पहले तो हमने क्या किया, फोर्स निकाला, फिर ये dx को फाइंड करने के लिए हमने यहां से इसका इस्तेमाल किया, dx की वैल्यू dt को इधर भेज के मिल जाएगी, dx को यहां पुट किया, फिर हमने पूरा सॉल्व किया, इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से लेके 4 सेकंड्स तक लगाई क्योंकि वो फर्स्ट 4 सेकंड्स में पूछ रहा था, और पूरे इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के बाद फाइनली वी गॉट दिस आंसर ऑफ 5.28 जूल। तो ये तो हमारा मेथड नंबर फर्स्ट हो गया बेटा, जिसमें कि हम अपना ट्रेडिशनल मेथड से चल रहे थे, है ना। बाद में क्या हुआ, बाद में आगे जाके आप पढ़ोगे कि देयर इज अ कॉन्सेप्ट व्हिच इज कॉल्ड एज द वर्क एनर्जी थ्योरम, और अगर वर्क एनर्जी थ्योरम हमें आती है, वर्क एनर्जी थ्योरम अगर हमें आती है तो उसके हिसाब से बोला जाता है वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो भाई साहब यहां पे हमने क्या किया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालने की कोशिश करी। अब तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। तो पहले तो v निकाले फिर u निकाले। बेटा फाइनल काइनेटिक एनर्जी कहां मिलेगी, t इक्वल्स टू 4 सेकंड्स पे। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कहां मिलेगी, t इक्वल्स टू 0 पे, क्योंकि फर्स्ट 4 सेकंड्स अगर वो बोलता है तो 0 से लेके 4 तक जाना पड़ेगा आपको। फर्स्ट 4 सेकंड्स अगर बोलता है तो 0 से लेके 4 तक आपको जाना पड़ेगा, और 0 से लेके 4 तक जा रहे हो तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी 4 सेकंड्स पे, इनिशियल 0 पे। हमने निकाल ली वो वैल्यूज, सॉल्व किया तो आंसर फिर से 5.28 ही आ रहा है। तो हमारे दो मेथड होते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, हालांकि आप ये आगे चल के पढ़ लोगे, अच्छे से समझ लोगे, बट ठीक है आ गया ना, चलो बहुत अच्छी बात है। तो बेटा ये है कहानी हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की, तो इसको छाप लो, 2 मेथड है, यहां पे लिख लेना इसको मेथड नंबर फर्स्ट, और वहां पे वो हो जाएगा मेथड नंबर 2। देखा सभी ने, ये सारी बातें लिख लेना, डन। फिर ये सेकंड मेथड वर्क एनर्जी थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए, अब वो आपकी इच्छा श्रद्धा होगी कि आप वर्क एनर्जी थ्योरम से क्वेश्चन को सॉल्व करें या फिर कोई से भी मेथड से सॉल्व करें। चलिए बेटा जी, तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल बोलता है अंडर द एक्शन ऑफ अ फोर्स
A 3 kg body moves such that x equals to t square by 2, where the position x is in the meter and t is in the second. The work done by the force in first 3 seconds. सर फिर से वेरिएबल फोर्स का सवाल। ऐसा नहीं होता बेटा कि अगर आपने देख लिया x की वैल्यू t पे डिपेंड करती है वेरिएबल फोर्स, आपको चेक करना पड़ेगा क्या फोर्स कांस्टेंट है या वेरिएबल है। सर ये कैसे चेक करें? तो देखो बेटा, चेक करने के लिए x इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर बाई 2 करते हैं ना। हाँ सर, इसका एक बार डिफरेंशिएशन करोगे तो dx बाई dt मिल जाएगा आपको, जो कि वेलोसिटी होता है। बिल्कुल सही बोले सर। इट इज गिवन बाय 2t बाई 2, 2 से तो 2 मर जाएगा, यू आर लेफ्ट विद ओनली t। हाँ सर, अभी इसका फिर से डिफरेंशिएशन कीजिए तो dv बाई dt विच इज योर एक्सेलरेशन, t का डिफरेंशिएशन 1 होता है तो एक्सेलरेशन आ रहा है बेटा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओ कांस्टेंट फोर्स होगा। हाँ, तो भाई इस बात का ध्यान रखिए कि x इक्वल्स टू टी स्क्वायर बाई 2 देखते ही ये नहीं बोलना कि सर ये तो वेरिएबल फोर्स है, आपको चेक करना पड़ेगा वेदर द फोर्स इज वेरिएबल और नॉट। क्या कांस्टेंट फोर्स की कहानी तो नहीं है कहीं। तो बेटा यहां पे a 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो f इज इक्वल्स टू ma की कहानी लगा दी, तो f इज इक्वल्स टू 3 kg मल्टीप्लाई बाय 1, तो यहां पे फोर्स आ रहा है 3 न्यूटन विच इज अ कांस्टेंट फोर्स। यहां पे फोर्स आ रहा है 3 न्यूटन विच इज अ कांस्टेंट फोर्स। और अब हम कैलकुलेट करते हैं वर्क डन बाय दिस इन 3 सेकेंड्स। तो 3 सेकेंड्स में डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? यहां पे कैलकुलेट कर रहा हूं मैं डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकेंड्स। तो x की इक्वल्स टू बेटा t की जगह पे 3 पुट किया जाए, 3 का स्क्वायर बाय 2 यानी कि 9 बाई 2 बोले तो 4.5 मीटर। तो भाई 3 सेकंड्स में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 4.5 मीटर का हुआ। फोर्स कितना लग रहा है? 3 न्यूटन का लग रहा है। तो वर्क डन इज गिवन बाय Fs 3 इंटू 4.5 कितना आ रहा है? 13.5 जूल इज द वर्क डन। सो आंसर कम्स आउट बी 13.5 जूल। आई थिंक बात समझ रहे हो तुम लोग मेरी। तो आंसर कम्स आउट बी 13.5 जूल बेटा, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। जल्दी से इसको छाप लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। समझते हो ना बात को तुम लोग, क्या क्या किया है? हमेशा ये नहीं देखना कि भावनाओं में बह गए, ये देखते ही भावनाओं में मत बह जाना कि सर वेरिएबल फोर्स होगा। पहले चेक करो क्या वो कांस्टेंट फोर्स है या वेरिएबल है, उसके बाद आगे की प्रक्रिया पे चलेंगे हम लोग। अच्छा, तुम लोग सोच रहे होंगे कि सर ये क्या बात होती है, आपने यहाँ पे सिर्फ Fs लिखा। बेटा cos 0 कर रहा हूं मैं क्योंकि यहाँ पे फोर्स जो है वो भी x डायरेक्शन में ही लगेगा और डिस्प्लेसमेंट भी x में ही होगा। ठीक है, तो इसलिए ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है इसमें। ठीक है बेटा, किया नोट? जल्दी से करो, फटाफट से नोट करो। किया नोट? आओ भाई अगले सवाल पे। A 50 kg man with a 20 kg load on his head climbs up 20 steps of 0.25 meter height each. The work done in climbing is, बेटा यहां पे एक आदमी जो कि 50 kg का मैन है, वो 20 किलो का लोड लेके चल रहा है अपने सर पे और वो 20 स्टेप्स को चढ़ता है जो कि 0.25 मीटर हाइट पे है। The work done in climbing is एक बात बताओ, ये कुछ ऐसी कहानी नहीं हो जाएगी सर, एक सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, चौथी सीढ़ी, पांचवी सीढ़ी और हर एक सीढ़ी की हाइट जो है इट इज ऑफ 0.25 मीटर, 0.25 मीटर, 0.25 मीटर, 0.25 मीटर, 0.25 मीटर। कैसे करते करते चढ़ते जाएगा ऊपर? हाँ सर, तो टोटल कितनी हाइट होगी? सर यहां पे अगर मैं टोटल हाइट की बात कर लूं तो आई थिंक कितनी स्टेप्स है बेटा? यहां पे अगर मैं टोटल हाइट पूछूं तो क्या बोलोगे? सर दो सीढ़ी तो मतलब 2 इंटू 0.25। यहां पे टोटल हाइट की बात करूं तो 3 सीढ़ी तो 3 इंटू 0.25। यहां की बात करूं 4 सीढ़ी है सर, 4 स्टेप्स हैं तो 4 स्टेप्स को मल्टीप्लाई किया 0.25 से, तो यहां पे टोटल स्टेप्स कितने हैं? 20। सो 20 मल्टीप्लाई बाय 0.25। ये बात समझ रहे हो बेटा? 2 स्टेप्स होने की वजह से टोटल हाइट होगी 2 मल्टीप्लाई बाय 0.25। 3 स्टेप्स होने की वजह से टोटल हाइट होगी 3 इंटू 0.25। 4 स्टेप्स होने की वजह से टोटल हाइट होगी 4 इंटू 0.25। तो बेटा ऐसे अगर टोटल स्टेप्स 20 है तो टोटल हाइट होगी 20 इंटू 0.25। 0.25 हटाया, अपॉन में 0 लगाया,
25 4s are 100 and 4 5s are 20, so 5 मीटर की हाइट होगी टोटल। सो टोटल हाइट हो जाएगी यहां पे 5 मीटर की। तो एक आदमी अपने सर पे 20 किलो का लोड लेके 5 मीटर की हाइट पे चढ़ रहा है। अच्छा, तो वर्क डन कितना होगा यहां पे? तो वर्क डन इज गिवन बाय F इंटू एस, है ना। ऊपर जा रहा है आदमी भी, तो ऊपर देखो सर पे उसने कुछ रखा हुआ है तो उस पे फोर्स ऊपर लगा रहा है। वो सर पे उसने कुछ रखा हुआ है, ऊपर फोर्स लगा रहा है, तो भाई बताना जरा कितना फोर्स लगा है यहां पे। सर उसके वेट के जितना 20G इंटू डिस्प्लेसमेंट 5, ऐसा कुछ करने की सोच रहे हो क्या तुम लोग? ऐसा कुछ करने की तो नहीं सोच रहे ना तुम लोग, है? सर क्या हो गया सर? सही तो बात है, 20 kg जो सर पे उसने उठाया उसको ऊपर लेके जा रहा है, और तो सर पे कुछ उठा रहा है, फोर्स ऊपर लगाया और खुद भी ऊपर जा रहा है। पर एक बात बताओ ना जरा मुझे कि ये सब तो ठीक है, लेकिन व्हाट अबाउट दिस, ये इसका क्या करेंगे? जी का वैल्यू 9.8 लेके सॉल्व करें। चलो करते, एक बार देखो, आओ जरा देखते हैं, मजा आएगा देखने इसमें भी। 9.8 मल्टीप्लाई बाय 5, पॉइंट हटाया, अपॉन में 0 आया, 0 से 0 मर जाएगा, इट विल बी 980। हाँ जी बोलो, कहीं मैच खाता है? कुछ नहीं खाता। गलती क्या करी? गलती ये करी कि सर उसका खुद का भी तो मास है। अरे जब तुम सीढ़ियां चढ़ते हो तो थक जाते हो ना, क्यों? क्योंकि तुम खुद के मास को ऊपर लेके जा रहे हो। जब तुम सीढ़ियां चढ़ते हो तो तुम थक जाते होंगे ना। क्यों थक जाते हैं सर? क्योंकि जब हम ऊपर चढ़ते हैं तो हम अपने खुद के मास को ऊपर लेके जा रहे हैं। तो आपके ऊपर भी तो ग्रेविटी लग रही है। हाँ सर, लग तो रही है। तो जब आप ऊपर चढ़ते हो तो आप खुद के ऊपर एक फोर्स लगाते हो जो कि mg वाला होगा, जिसकी वजह से आप थकते हो फिर। तो यहां पे आपने क्या किया? आपने सिर्फ खुद के मास को ही कंसीडर किया, उस ऑब्जेक्ट लोड के मास को ही कंसीडर किया, खुद के मास को कंसीडर नहीं किया। तो गलती यही होती है। इसको ऐसे लिख के काट देना, फिर लिखना कि भाई यहां पे हमें खुद का मास भी तो कंसीडर करना है। तो फोर्स में 20 प्लस का 50 इंटू जी, अब करो और मल्टीप्लाई बाय 5, अब आएगा आंसर। अब आएगा आंसर बेटा। जी का वैल्यू 9.8 ले लेना ताकि आंसर मैच कर जाए। मल्टीप्लाई बाय 5 कर लेना बेटा, पॉइंट हटाया, अपॉन में 0 लगेगा, 0 से 0 मर जाएगा, और 7 5 जा 35, सो 98 इंटू 35, 8 5 जा 40, 9 5 जा 45, 46 47 48 49, 8 3 जा 24, 9 3 जा 27, 28 29, 9 10 11 12 13, 3 यहां पे आ जाएगा और 4 यहां होगा, यहां पे 3, 3430 जूल, 3430 जूल इज द आंसर। तो ये सही हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आपका खुद का मास बोले तो आप खुद को भी लेके जा रहे हो ऊपर, तो आपका भी तो योगदान है, आपके वेट का भी तो योगदान है बीच में। खुद जब सीढ़ियां चढ़ते हो तो थक जाते हो ना। क्यों थकते हो? क्योंकि तुम खुद के मास को ऊपर लेके जा रहे हो। तो ये वाला पार्ट जिसमें 20G लिखा था ये गलत है बेटा, आपको खुद के मास को भी कंसीडर करना पड़ेगा। तो यार आंसर विल बी 3430, जो कि हमें डी ऑप्शन में दिखेगा। तो उम्मीद करता हूं बात आपको समझ आ रही होगी। छाप लो जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ेंगे टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। किया नोट? चलिए आ जाइए बेटा अगले सवाल पे। बोला गया अ बॉल इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, द रेशियो ऑफ द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इन द फर्स्ट सेकंड एंड द थर्ड सेकंड ऑफ द मोशन। बेटा पहले सेकंड, दूसरे सेकंड और तीसरे सेकंड में रेशियो ऑफ द वर्क डन बताना क्या होगा। बॉल को ड्रॉप कर दिया आपने बिल्डिंग की हाइट से, बॉल को ड्रॉप किया फ्रॉम द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ये बॉल को ड्रॉप किया, ये पहला सेकंड, ये दूसरा सेकंड, ये तीसरा सेकंड, है ना। अच्छा, ये पूरा इंटरवल 1 सेकंड्स का ही होगा ना बेटा। ये 1 सेकंड का हो जाएगा इंटरवल, फिर ये भी 1 सेकंड का हो जाएगा इंटरवल, और ये भी 1 सेकंड का हो जाएगा इंटरवल, ठीक है। यहां पे नामकरण करते हैं ए बी सी डी। ए से बी फर्स्ट सेकंड, बी से सी सेकंड सेकंड, ठीक है, और सी से डी थर्ड सेकंड।
बेटा जब बॉल को ऊपर से फेंकोगे तो उसके ऊपर ग्रेविटी तो कॉन्टिन्यूसली लग रही है ना, किसी भी इंटरवल में आ जाओ, पहले इंटरवल में आ जाओ, दूसरे में आ जाओ, तीसरे में आ जाओ, बॉल के ऊपर ग्रेविटी तो लग ही रही है। तो वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है इट इज गिवन बाय mg इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मैं वर्क डन का रेशियो मांगू तो असल में मैं आपसे डिस्प्लेसमेंट का रेशियो भी मांग रहा हूं, क्योंकि फोर्स तो कांस्टेंट हो जाएगा, और अगर ये कांस्टेंट है बेटा तो वर्क डन जो है वो डिस्प्लेसमेंट पे ही डिपेंड कर रही है। तो अगर वो आपसे बोलता है वर्क डन बाय द रेशियो इन द फर्स्ट सेकंड एंड द थर्ड सेकंड, तो वो आपसे बोल रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इन द फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड सेकंड। भाई पहले सेकंड में यहां से बॉल को ड्रॉप किया है, इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाती है। पहले सेकंड में डिस्प्लेसमेंट की बात करूं इट इज गिवन बाय हाफ जी टी स्क्वायर। तो टी की जगह 1 पुट करेंगे तो हाफ जी इज द डिस्प्लेसमेंट इन द फर्स्ट सेकंड। अच्छा बी से सी वाले में डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो कितना होगा? सर बी पे वेलोसिटी नहीं पता मुझे कितनी होगी, बी पे वेलोसिटी नहीं जानता मैं, तो एक काम करो, बी से सी नहीं जानते ना, बी पे वेलोसिटी नहीं जानते ना, तो ए से सी सॉल्व कर लो उसको। इसको सॉल्व करने के लिए ए से सी चलिए बेटा, ए से लेके सी तक जा रहे हैं हम लोग, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करेंगे S1 प्लस S2। इसमें मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट हुआ S1 का, इसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ S2 का, और इसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ S3 का। तो यहां पे लिखा जाएगा S1 प्लस S2, क्योंकि मैं ए से लेके सी तक जा रहा हूं, क्योंकि मुझे बी पॉइंट पे वेलोसिटी नहीं पता थी बेटा। याद आ रहा है कुछ ऐसे क्वेश्चंस किए थे, बी पॉइंट पे वेलोसिटी नहीं पता, तो या तो पहले बी पॉइंट पे वेलोसिटी निकाल लो, फिर आप बी से सी सॉल्व कर लो, या फिर आप ए से लेके सी तक डायरेक्टली सॉल्व कर लो। तो ए से लेके सी तक सॉल्व किया तो S1 प्लस S2 इज इक्वल टू हाफ जी। बेटा टोटल टाइम कितना लगेगा? सर इसमें 1 सेकेंड और इसमें 1 सेकेंड, तो 1 प्लस 1 का स्क्वायर। S1 की जगह 1/2 जी, 1/2 जी प्लस S2 शुड बी इक्वल टू 1/2 जी, और बेटा ये 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। ये उधर भेज दीजिए तो S2 कम्स आउट बी 4g/2 माइनस का g/2। तो S2 का वैल्यू हो जाएगा 3g/2। S2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3g/2। अब रही बात S3 निकालने के लिए, तो क्या आपको C पॉइंट पे वेलोसिटी पता है? नहीं पता सर, C पॉइंट पे वेलोसिटी नहीं जानते, तो क्या करेंगे सर? A से लेके D तक सॉल्व करते हैं, क्योंकि A पे तो वेलोसिटी पता थी, क्या है? हाँ सर, इनिशियल वेलोसिटी 0 ही थी, तो हमने A से D सॉल्व किया। तो S1 प्लस S2 प्लस S3 शुड बी इक्वल टू हाफ जी। सर ये हाफ जी क्यों लगा रहे हो? फॉर्मूला तो होता था ना UT प्लस हाफ AT स्क्वायर वाला, तो आप तो डायरेक्टली हाफ GT स्क्वायर पुट करो। बेटा A पे इनिशियल वेलोसिटी 0 आ रही है हर केस में, इसलिए मैं इसको A से लेके सॉल्व कर रहा हूं सबके लिए। सभी के लिए मैं इसको A से सॉल्व कर रहा हूं ताकि A पॉइंट पे इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाए, मेरा काम आसान हो जाए। यहां पे भी हाफ जी, बेटा बोलो पहला, दूसरा, तीसरे का स्क्वायर। S1 कितना? g/2, S2 कितना? 3g/2। तो बेटा g/2 प्लस 3g/2 कितना हो जाएगा? लिखो यहां पे g/2 प्लस 3g/2 प्लस S3 शुड बी इक्वल टू हाफ जी। बेटा यहां पे 3 का स्क्वायर हो जाएगा। 4g/2 बनने वाला है बेटा, ये 4g/2 बन जाएगा। तो 4g/2 प्लस का S3 शुड बी इक्वल टू 9g/2। तो S3 कम्स आउट बी 9g/2 माइनस का 4g/2, आंसर कम्स आउट बी 5g/2। तो पहले सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ g/2, दूसरे सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ 3g/2, तीसरे सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ 5g/2। तो यहां से वर्क डन का जो रेशियो निकलने वाला है, क्योंकि देखो फोर्स तो कांस्टेंट था, फोर्स कांस्टेंट होने की वजह से वर्क डन प्रोपोर्शनल टू S1 S2 S3 के हिसाब से W1 is to W2 is to W3 का जो रेशियो आएगा S1 S2 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 S3 हाफ G is to 3g/2 is to 5g/2। g/2 से g/2 से g/2 मर जाएगा, योर आंसर कम्स आउट बी 1:3:5। वैसे तो ये बात मैं पहले भी बता चुका था, इतना सॉल्व ना करके, अगर आपको याद होता तो आप सॉल्व कर लेते डायरेक्टली। तो बेटा ये वाली बातें मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, तो अगर आपको ये डायरेक्टली याद था डिस्प्लेसमेंट का रेशियो, तो आपका आंसर बन जाएगा यहां पे,
ठीक है, कांस्टेंट फोर्स लग रहा है तो mg को तो भूल जाओ, यहां पे mg वैसे भी कट जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट चेंज होने की वजह से क्या हुआ मेरे बच्चे, वर्क डन का रेशियो भी चेंज, वर्क डन भी चेंज हो गया और उसके हिसाब से उसका रेशियो भी आ गया फिर। तो इसको नोट कीजिए, जल्दी से नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। किया नोट? ये भी? चलिए भाई साहब, तो आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल क्या कहता है, एक बॉल जिसका मास 0.2 kg का है, अ बॉल हैविंग द मास ऑफ 0.2 kg एंड इट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, इसको ऊपर की तरफ फेंका गया बाय अप्लाइंग अ फोर्स बाय द हैंड। इफ द हैंड मूव्स 0.2 मीटर while applying the force and the ball goes up to 2 meter height further, find the magnitude of the force। यहां पे फोर्स का मैग्नीट्यूड भी आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो क्या बोला, एक बॉल को ऊपर फेंक रहे, तो बॉल ऊपर फेंकते हो तो कैसे, हाथ ऊपर लेके जाते हो ना, पहले ऐसे ऐसे फेंकते हो ना बॉल के ऊपर, ऐसे करके, तो आप अपने हाथ को भी लेके गए ऊपर कितना, 0.2 मीटर while applying the force, और जैसे आपने बॉल को छोड़ा 0.2 मीटर हाथ ऊपर गया, बॉल को छोड़ा, बॉल ऊपर गई कितना फर्दर, 2 मीटर हाइट पे गई। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। बता पाओगे कितना फोर्स लगाया गया होगा यहां पे? सोचो जरा, दिमाग लगाओ कैसे करने इस क्वेश्चन को सॉल्व, फिर हम बताते हैं तुम्हें। अच्छा चलिए भाई, दिमाग तो लगा ही लिया होगा। अच्छा एक बात बताओ, जब तुम बॉल को फेंकते हो तो ऐसे करके जब फेंकते हो तो फोर्स लगा रहे हो ना? हाँ सर। तो बेटा वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है ना, इट इज गिवन बाय F.S। वर्क डन का फॉर्मूला होता है F.S। वर्क डन जो किया, इट इज अगेंस्ट द ग्रेविटी, क्योंकि आप जब बॉल को ऊपर फेंकते हो तो आप ग्रेविटी के अगेंस्ट में, ग्रेविटी चाहती है बॉल नीचे आए, लेकिन आप ग्रेविटी के अगेंस्ट में वर्क कर रहे हो, तो आपका जो ये वर्क डन होगा, इज इट अगेंस्ट द ग्रेविटी? क्या आपका ये वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी होगा? बिल्कुल होगा सर। अच्छा ठीक है, तो ग्रेविटी के अगेंस्ट अगर आपका वर्क डन हो रहा है तो फोर्स कितना होना चाहिए उसमें? इसको ऐसे लिखो, देखो फोर्स जो मैं लगाऊंगा वो तो ठीक है, लेकिन वो फोर्स मैं सिर्फ 0.2 मीटर तक ही लगा सकता हूं, क्योंकि मेरा हाथ जहां तक जाएगा तब तक फोर्स लगता रहेगा। जहां जितनी हाइट तक मेरा हाथ जाता है तब तक फोर्स लगता रहेगा, उसके बाद फिर ग्रेविटी के जिम्मे है सब कुछ। जैसे कि मेरा हाथ ये है, यहां से लेके यहां तक मेरा हाथ गया 0.2 मीटर तक, तो यहां तक तो मैं फोर्स लगा रहा था, यहां तक तो फोर्स में लगा रहा था, लेकिन यहां आते ही मैंने बॉल को छोड़ दिया। जैसे बॉल हवा में आई, अब ये ग्रेविटी के हवाले है वतन साथियों, है ना, इट्स नॉट लाइक वतन, इट्स लाइक बॉल, है ना, तो बॉल अब ग्रेविटी के हवाले है, तो उसका ही काम पड़ेगा अब यहां पे। तो यहां पे अब जो वर्क डन होगा, इट इज अगेंस्ट द ग्रेविटी। ऑब्वियसली बात है भाई, ग्रेविटी भी तो काम करेगी इस पे, है ना? हाँ सर बिल्कुल। तो ये जो वर्क डन है, क्या ये दोनों बराबर होंगे बेटा? बोलो ना, सोचो ना, सोचो ना, सोचो सोचो सोचो, क्या सर कि ये बराबर होंगे? कैसे? इस हिसाब से कि अगर ये जो वर्क डन है, ये तो आपके हाथ ने किया वर्क डन, फिर उसके बाद ये अगेंस्ट द ग्रेविटी ऊपर जा रहा है, तो बेटा ग्रेविटी के अगेंस्ट में ऊपर गया, तो दिस इज द वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी, दिस इज द वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। और किसकी वजह से हुआ ये वर्क डन? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? हम लोग सर। हमारे हाथ ने 0.2 मीटर तक फोर्स लगाया, जिसकी वजह से वर्क डन आया। हमारे हाथ ने 0.2 मीटर तक फोर्स लगाया, जिसकी वजह से वर्क डन आया। तो भाई साहब सब समझ गए। तो F इंटू 0.2, ये तो चलो हम अपना नॉर्मली समझ गए, इक्वल टू mg। बेटा हाइट कितनी अटेन करी सर? ये 0.2 मीटर, और इसके ऊपर कितना 2 मीटर और, हाँ, सो इट इज जो 2 प्लस का 0.2। देख लो बेटा, हमारे हाथ ने फोर्स लगाया जिससे कि उसको वर्क डन मिला, विच इज अगेंस्ट द ग्रेविटी, वो जिससे हम कहते हैं mgh। तो हमारे हाथ ने भी वर्क डन किया था, और वही वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी था, तो अगेंस्ट द ग्रेविटी वाला वर्क डन तो mgh होता है, और तुम्हारे हाथ का वर्क डन होता है F इंटू एस। तो दोनों को बराबर कर दीजिए, क्योंकि तुम्हारे हाथ के वर्क डन से ही तो ग्रेविटी का वर्क अगेंस्ट में वर्क डन हुआ। तो भाई अब हमारे हाथों ने जो वर्क किया, इट इज अगेंस्ट द ग्रेविटी। तो भाई यहां से सॉल्व करा तो F मल्टीप्लाई बाय 2/10 शुड बी इक्वल्स, भाई बॉल का मास 0.2 kg का है, तो 0.2 इंटू जी की जगह 10 ले लेता हूं, और ये हो जाएगा 2.2।
भाई पॉइंट हटा दीजिए, अपॉन में 0 लगा दीजिए, पॉइंट हटा दीजिए, अपॉन में 0 लगा दीजिए। कौन कौन से 0 मर जाएंगे सर? ये वाला मर जाएगा, ये वाला मर जाएगा, 2 से 2 मर जाएगा, एंड द फोर्स कम्स आउट बी 22 न्यूटन। यही आपका फाइनल आंसर होगा। फोर्स कम्स आउट बी 22 न्यूटन, यही आपका फाइनल आंसर भी होगा बेटा। समझ रहे हो बात को? तो तुमने जो वर्क किया इट इज अगेंस्ट द ग्रेविटी। तुम्हारे हाथों ने जो वर्क किया उसकी वजह से वो क्या था? अगेंस्ट द ग्रेविटी था। तो एक तो वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी mgh होता है और तुम्हारे हाथों का वर्क डन F इंटू एस होता है। दोनों को बराबर किया तो फोर्स मिल गया, खत्म बात। क्लियर रहेगी बातें? बढ़े अगले सवाल पे। अगला सवाल, अ पार्टिकल ऑफ मास 100 ग्राम is thrown vertically upward with a speed of 5 meter per second. The work done by the force of gravity during the time period particle goes up. भाई कितना वर्क डन होगा यहां पे बताइए? ड्यूरिंग द टाइम द पार्टिकल गोज अप, कब तक चलता रहेगा पार्टिकल ऊपर? जब तक वो अपनी मैक्सिमम हाइट तक नहीं पहुंच जाता। एक पार्टिकल जिसका मास 100 ग्राम है, सोचो ना जरा, एक पार्टिकल जिसका मास 100 ग्राम है, आपने इसको ऊपर फेंका विद द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। तो एक पार्टिकल जिसका मास 100 ग्राम और आपने इस पार्टिकल को ऊपर फेंक दिया बेटा। ये पार्टिकल ऊपर कब तक जाएगा? जब तक ये अपनी मैक्सिमम हाइट को रीच ना कर ले। ये पार्टिकल ऊपर कब तक जाएगा? जब तक कि वो अपनी मैक्सिमम हाइट को अटेन ना कर लिया जाए। एक बार उसने अपनी मैक्सिमम हाइट अटेन कर ली फिर तो काम बन जाएगा सर। तो ये वो टाइम पीरियड है जब वो पार्टिकल ऊपर जा रहा था। वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ड्यूरिंग द टाइम द पार्टिकल गोज अप। भाई कितने समय के लिए पार्टिकल ऊपर जाएगा सर? जब तक ये अपनी मैक्सिमम हाइट तक नहीं पहुंच जाता पार्टिकल ऊपर जाता रहेगा। तो इसमें बताइए कितना वर्क डन होगा बाय द ग्रेविटी? वर्क डन बाय द ग्रेविटी इन दिस पीरियड बता। सर इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनली यहां पे वेलोसिटी 0 हो जाती है, तो मैं h निकाल लूं क्या? क्या ये u स्क्वायर बाय 2g हो जाएगा? सोच के देख लो। क्या h की वैल्यू u स्क्वायर बाय 2g हो जाएगी? u का वैल्यू 5 है तो 5 इंटू 5 डिवाइड बाय 2 इंटू जी का वैल्यू मैं 10 ले लूं तो कितना हो जाएगा बेटा? 5 2 10 हो जाएगा। ये 5/4 मीटर का हाइट मिलेगा इसको टोटल। बेटा वर्क डन बाय द ग्रेविटी, वर्क डन बाय द ग्रेविटी इज इक्वल टू ग्रेविटी का फोर्स mg इंटू डिस्प्लेसमेंट। बेटा डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट तो सब ऊपर हो रहा है और mg वाला फोर्स नीचे लग रहा है, तो वर्क डन बाय द ग्रेविटी शुड बी नेगेटिव क्योंकि यहां पे cos 180 डिग्री आ जाएगा। बेटा समझो Wg इज वर्क डन बाय ग्रेविटी होता है, वर्क डन बाय ग्रेविटी होता है। Wg is actually the work done by gravity, not work done against the gravity. ग्रेविटी कितना काम कर रहा है? बॉल ऊपर जा रही है, ग्रेविटी नीचे लग रहा है, तो वर्क डन बाय द ग्रेविटी पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? नेगेटिव होगा सर। तो ये जो पॉजिटिव वाले ऑप्शन है इनको तो काट दे, क्योंकि वर्क डन बाय द ग्रेविटी तुम भी जानते हो मैं भी जानता हूं नेगेटिव होने वाला है। बॉल ऊपर जा रही है, फोर्स नीचे लग रहा है, तो वर्क डन बाय द ग्रेविटी तो नेगेटिव ही होगा ना। तो यहां पे वर्क डन बाय द ग्रेविटी इज इक्वल्स टू बेटा mg कितना है? यहां पे बॉडी का मास 100 ग्राम, बेटा किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1000, जी का वैल्यू 10 लगा लेना, डिस्प्लेसमेंट होगा 5/4 का और यहां पे cos 180 माइनस का 1 होता है, सब मर जाएगा। 5/4 कितना होता है? 1.25, तो ये बनेगा माइनस का 1.25 बेटा। दिस इज द फाइनल आंसर। तो माइनस का 1.25 जूल, दिस इज द राइट आंसर। आई होप आपको बात समझ आ रही है। तो वर्क डन बाय द ग्रेविटी, बॉल ऊपर जा रही है और फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे लग रहा है। बॉल ऊपर जा रही है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे लग रहा है, तो वर्क डन बाय द ग्रेविटी शुड बी नेगेटिव। ठीक है। अगर बोलता है वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, तो अगेंस्ट ग्रेविटी में फोर्स भी ऊपर होता है और बॉडी भी ऊपर जाती है, तो फिर वो पॉजिटिव हो जाता है। समझ लो? चलिए नोट कीजिए जल्दी से इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। किया नोट? किया नोट? चलिए बेटा अगला सवाल। अ ब्लॉक ऑफ मास 10 kg slides down a rough slope which is inclined at 45 degree to the horizontal. The coefficient of the sliding friction is 0.30. When the block has slide 5 meter, the work done on the block by the force of friction is nearly. बड़ा शानदार सवाल दे दिया। एक ब्लॉक जिसका मास 10 kg का है बेटा, ये फिसल रहा है डाउन द रफ इंक्लाइन प्लेन विच इज इंक्लाइंड एट 45 डिग्री। तो यहां पे एक इंक्लाइन प्लेन बेटा ये 45 डिग्री पे इंक्लाइंड है, बट द पॉइंट इज कि ये रफ है।
बट द पॉइंट इज कि ये प्लेन जो है वो, ओ अच्छा रफ है क्या ये? रफ है। When the block is slide the 5 meter, the work done on the block by the force of gravity. बेटा यहां से लेके यहां तक ये 5 मीटर हो जाएगा। वो पूछ रहा है कि जब कोई भी ब्लॉक आपका यहां से लेके यहां तक फिसलता है तो वर्क डन बाय द फ्रिक्शन कितना होगा। ये 5 मीटर का है, तो जब बॉक्स यहां से यहां आता है तो वर्क डन बाय द फ्रिक्शन आपको बताना कितना होगा। तो किसी भी रफ इंक्लाइन सरफेस पे फोर्सेस की अगर मैं बात करूं तो ये mg है ना, यहां पे mg और ये लगेगा mg साइन थीटा, जानते हो ना। यहां पे लगेगा फ्रिक्शन, यहां पे लगता है नॉर्मल, और इधर की तरफ लगता है mg कॉस थीटा। बहुत शानदार। हाँ सर, ये सारे फोर्सेस हमें पता है जो इस बॉक्स पे लगते हैं। ओके ठीक है, समझ गए सर। भाई एक बार एक काम करो ना यार, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है आपको 0.30 है, बॉक्स स्लाइड कर रहा है, मतलब mg साइन थीटा तो बड़ा ही होगा फ्रिक्शन से, तो mg साइन थीटा तो फ्रिक्शन से बड़ा ही होगा। क्या करे, वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है सर, निकाल लेते हैं। भाई एक बार बताओ, क्या mg साइन थीटा बड़ा होगा क्या फ्रिक्शन से? ऑफ कोर्स होगा सर, देन ओनली स्लाइडिंग इज पॉसिबल, देन ओनली स्लाइडिंग इज पॉसिबल। भाई अगर mg बड़ा होगा तभी स्लाइडिंग पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है स्लाइडिंग। ठीक है, और क्वेश्चन में बोल रहा है द कोफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन, तो समझ रहे होंगे उसकी बातों को तुम लोग। जब वो बोलता है द कोफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन, तो उसकी बातों को तो समझ रहे होंगे तुम लोग। अच्छा, तो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू यहां पे म्यू एस, नहीं म्यू के है ना, स्लाइडिंग फ्रिक्शन की बात करें, mg cos थीटा हो जाएगा। तो फ्रिक्शन का वैल्यू होगा 0.3 मल्टीप्लाई बाय मास की बात करें 10 kg का है, g का वैल्यू मैं 10 ले लेता हूं, और cos 45 डिग्री, तो ये हो जाएगा कितना, पॉइंट हटाया, अपॉन में 0 है, 0 से 0 मर जाएगा, 30 बाय √2। तो फ्रिक्शन की जो वैल्यू आ रही है इट कम्स आउट बी 30 अपॉन √2 न्यूटन। ये फ्रिक्शन है, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ होगा, फ्रिक्शनल फोर्स इधर की तरफ लगेगा, तो फ्रिक्शन का वर्क डन नेगेटिव आता है वैसे तो। हाँ सर, फ्रिक्शनल का जो फोर्स है वो नेगेटिव आता है क्या बेटा? है, तो नेगेटिव अगर आ रहा है तो मैं क्या एक काम करूं, क्या कैलकुलेट करूं यहां पे, वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स गिवन बाय फ्रिक्शनल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल्स टू फ्रिक्शनल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट cos ऑफ 180 डिग्री, 30 अपॉन √2 मल्टीप्लाई बाय 5, और cos 180 माइनस का 1 होता है 150 बाय √2। एक काम करता हूं, पूरी इक्वेशन को √2 से मल्टीप्लाई किया, √2 से डिवाइड किया, और कहानी में माइनस का 1 भी चला दिया। √2 से तो सॉरी क्या कर रहा हूं मैं यार, 150 √2 डिवाइडेड बाय 2, माइनस के साथ माइनस का 75 √2। ठीक है, तो दिस इज द वर्क डन बाय फ्रिक्शन। एक्चुअली वर्क डन बाय फ्रिक्शन माइनस का 75 √2 होता है। भाई √2 के लिए 1.4 होती है, तो 75 मल्टीप्लाई बाय 1.4, हाँ जी, 7 1 7, 5 4 20 होता है ना, हाँ, 7 4 28, 29 30, 5 7 7 5 3 10, ना जी ना, माइनस का 75 √2 जूल आएगा, माइनस का 75 √2, माइनस का 75 √2। भाई एक काम कर लेना, इसको माइनस में लगा लेना, और बी इज द राइट आंसर फॉर दिस। इसको माइनस के साथ लगा लेना एंड बी विल बी द राइट आंसर बेटा। ठीक है मेरे बच्चे, तो माइनस का 75 √2 रहेगा, तो उसमें माइनस का साइन लगा लेना, और √2 के साथ वही आंसर आएगा। मैंने कोशिश की थी कि 321.4 बनता, लेकिन ऐसा कुछ बना नहीं, तो आई मस्ट से इट इज माइनस का 75 √2। तो दिस इज द फाइनल आंसर, छाप लो जल्दी से। नोट किया सभी ने नोट कर लिया। चलिए बेटा, तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये सारी बातें देख लो जल्दी से।
डन, ओके। तो अगला सवाल कहता है हमसे अ मास m is lowered with the help of a string by a distance x at a constant acceleration g by 2. The work done by the string will be, भाई कोई मास m है उसको नीचे उतारा जा रहा है with the help of the string। जैसे तुम्हें पता है कि कोई भी भारी ऑब्जेक्ट होता है तो उसको ऐसे तो नहीं फेंक दोगे नीचे, उससे रस्सी बांध के ऐसे धीरे धीरे उतारते हो ना उसको नीचे। तो क्या हुआ, ऐसे ही एक मास m था हमारे पास और इस मास m को हम उतार रहे थे विद द हेल्प ऑफ दिस रस्सी। भाई इसको कितना नीचे उतारा आपने, x डिस्टेंस आप इसको नीचे लेके गए, डिस्प्लेसमेंट का हो रहा है, नीचे हो रहा है। बेटा टेंशन का फोर्स कहां लगेगा, ऊपर की तरफ, टेंशन का फोर्स कहां लगेगा, ऊपर की तरफ, है ना। और इसको जब नीचे उतारा जा रहा था तो इसकी जो एक्सेलरेशन थी दैट विल बी इक्वल टू g/2, यानी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, यानी कि इसके ऊपर एक कांस्टेंट फोर्स भी लग रहा था। हाँ सर सही बात बोली। द वर्क डन बाय द स्ट्रिंग, रस्सी कितना वर्क डन करेगी, वर्क डन बाय द रस्सी, भाई रस्सी कितना फोर्स लगाएगी, टेंशन के जितना फोर्स, द फोर्स अप्लाइड बाय द स्ट्रिंग इज द टेंशन फोर्स। और हम अगर बात करें वर्क डन बाय द स्ट्रिंग की, तो रस्सी का जो वर्क डन होगा इट इज इक्वल्स टू T.S। वैसे तो तुम भी समझते हो, मैं भी समझता हूं कि टेंशन फोर्स ऊपर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट नीचे होगा तो वर्क डन नेगेटिव आएगा, बट ऑप्शन में कहीं पे माइनस नहीं है तो मैं क्यों सोचूं इतना फिर। तो बेटा टेंशन फोर्स इंटू एस। अब कहानी यह है कि टेंशन फोर्स होगा कितना, भाई कहानी यह है कि टेंशन फोर्स होगा कितना, टेंशन फोर्स निकालना पड़ेगा। आओ जरा कैलकुलेट कर लेते हैं टेंशन फोर्स। साहब नीचे लगेगा ग्रेविटी mg, ऊपर लगेगा टेंशन t, एक्सेलरेशन है g/2। इक्वेशन कैन बी रिटन एज mg माइनस का t इक्वल्स टू ma। सुनी सुनी सी लग रही है इक्वेशन कहीं, mg माइनस का t इज इक्वल्स टू ma, a की जगह g/2, तो mg माइनस का t शुड बी इक्वल्स टू mg/2। भाई ये माइनस का t उधर जाएगा, प्लस का t हो जाएगा, mg/2 इधर आ जाएगा, तो सॉल्व करने पे t का वैल्यू बनता है mg माइनस mg/2। t का जो वैल्यू बनेगा गिवन बाय mg/2, t का जो वैल्यू मिलता है इट कम्स आउट टू बी mg/2। इस mg/2 को वहां उतार दीजिए, t की जगह लिखा mg/2 और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ x का, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बेटा, कितना डिस्टेंस उतारा है, x डिस्टेंस इसको नीचे उतारा है सर। तो x डिस्टेंस अगर नीचे उतारेंगे तो टेंशन की जगह mg/2 और डिस्टेंस है x, तो आंसर कम्स आउट बी हाफ mgx, जो कि बी ऑप्शन में मुझे मिलेगा और मैं कह सकता हूं कि दिस इज द राइट आंसर वी हैव। उम्मीद करता हूं बात आपको समझ आ रही होगी, सारी क्लियर है सब कुछ। छाप लो भाई जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नोट किया सभी ने, बहुत शानदार, बेहतरीन। तो यहां पे समाप्त होती है हमारी ये डीपीपी नंबर फर्स्ट, और उम्मीद करता हूं कि जो सवाल मैंने आपको सॉल्व करा है वो आपको समझ आ गए होंगे। फिर भी अगर को लगता है तो वीडियो दोबारा देख सकते हो, उसके लिए हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.magnetbrains.com पे जाइए। वहां पे जाके आपको IIT JEE में जाना है तो मेरे लेक्चर्स वहां पे आपको सारे अवेलेबल हो जाएंगे, लेक्चर्स भी अवेलेबल है, डीपीपीज भी अवेलेबल है, उनके सॉल्यूशन भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे वहां पे। तो ये सारी चीजें आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देख सकते हो और ये सारी चीजें वहां पे आपके लिए बिल्कुल फ्री में रहेगी। तो ऐसा कभी नहीं होगा बेटा कि आप वेबसाइट पे आए तो वेबसाइट पे कोई लेक्चर देखने के लिए आपसे बोला जाए कि सब्सक्रिप्शन ले लो या कोई कूपन कोड लगा लो, तो ऐसी चीजें नहीं है बेटा, ये एब्सोल्युटली फ्री रहेगा आप लोगों के लिए। तो आपकी मर्जी, आपको एक बार लेक्चर देखना है, 2 बार देखना है, 10 बार देखना है, देखो भाई बिंदास होकर, कोई रोक टोक नहीं है। मैं तो बोलता हूं अपने दोस्तों को भी बताओ जाके कि भाई यहां पे आओ, तो यहां पे ऐसे फ्री प्लेटफॉर्म है जहां पे क्वालिटी एजुकेशन मिलती है। तो इट्स नॉट ओनली फॉर IIT JEE बट अपार्ट फ्रॉम दिस IIT JEE और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है जिनके लिए हम प्रिपेयर करवाते हैं। एंड हियर आर द लिस्ट, ये सारे के सारे कोर्सेज आपको मैग्नेट ब्रेन्स पे फ्री में मिल जाएंगे अगर आप वेबसाइट पे आके देख लोगे तो, ठीक है। तो ये चीजें जरा ध्यान रखना। उसके अलावा चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वो जो लाल बटन है उसको दबा लेना, उसके बगल का घंटा बजा देना सो दैट कोई नोटिफिकेशन मिस ना हो सके, और अपने दोस्तों तक सारी बातें पहुंचा देना, बढ़िया तरीके से उनको बोल देना कि भाई मैग्नेट ब्रेन्स इज द प्लेटफॉर्म जो कि आपको प्रॉपर वीडियोस दे रहा है, सॉल्यूशंस दे रहा है, डीपीपीस के हर एक चीज फ्री में प्रोवाइड करा रहा है। तो भाई उनको भी वो सारे बेनिफिट्स मिल सके जो आप लोगों को मिल रहे हैं, ठीक है। चलिए जी, तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।